अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इंजीनियर फरहान तनवीर और आप देख रहे हैं मैक्सिमा एजुकेशन मास्टर का यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने जो लेक्चर लेकर आया हूँ ये 9th फिजिक्स के लेक्चर की सीरीज़ का पहला लेक्चर है और आज हम यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे जो कि फिजिक्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। और जो हमारे आज के टॉपिक्स हमको कवर करने हैं वो टॉपिक्स के अंदर हमारे पास फिजिक्स की डेफिनेशन है कि फिजिक्स क्या होती है, उसके बाद फिर फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में हमें पढ़ना है और टोटल आपके कोर्स के अंदर हमें 13 ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करना है जिनके नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो वक्त आया कि बगैर हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहली चीज़ तो ये कि फिजिक्स को डिफाइन कैसे किया जाए या फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, फिजिक्स की डेफिनेशन जो आपके कोर्स के मुताबिक है मैं आपको वो भी बता देता हूँ और जो डेफिनेशन फिजिक्स की एक बहुत कॉमन डेफिनेशन है जो कि आपके कोर्स में डिस्कस नहीं हुई थी मैं उसको भी बता देता हूँ। यानी हम बेसिकली यहाँ पर दो डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। पहली डेफिनेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ उस डेफिनेशन के बारे में जो आपके कोर्स में डिस्कस हुई है तो वो डेफिनेशन ये है कि फिजिक्स का बराह रास्त ताल्लुक बनता है किसके साथ, नेचर के साथ। नेचर, अब नेचर की क्या स्टडी करी जाए कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो देखो नेचर के अंदर आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं? चीजों की आपके पास नेचर में होती हैं ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस के बाद जब आप चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हैं तो आप उसकी वजह ढूंढते हैं। मिसाल के तौर से आपने नेचर में देखा कि बारिश हो रही है तो अब आप उसकी कोई लॉजिक या कोई रीजन ढूंढेंगे। आप देखते हैं कि दिन और रात में तब्दीली आ रही है, 24 घंटे में दिन और रात तब्दील होते हैं तो आपको उसकी लॉजिक कोई सोचनी पड़ेगी। तो जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो जो अगला स्टेप आपके पास होता है वो होता है कि आप उस ऑब्जर्वेशन को किसी तरीके से मैथमेटिकली मॉडल करने की कोशिश करते हैं। यानी कि इसके पीछे कौन सा लॉ है, कौन से लॉ की या कौन से रूल की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन जब हो जाए तो उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो उस ऑब्जर्वेशन को या नेचर की मैथमेटिकल मॉडलिंग कर दी जाती है। मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब बेटा ये होता है कि आप इस नेचर को किसी इक्वेशन की सूरत में या किसी फॉर्मूले की सूरत में क्या करते हैं, शो कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे फोर्स लग रही है तो फोर्स का कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। अभी तो आप लोगों के लिए नहीं होगी ये बात, लेकिन अगर हम फोर्स को मैथमेटिकल मॉडल कर रहे हैं तो फोर्स का फॉर्मूला F=ma बनता है, हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो कहने का मकसद ये हुआ कि जब आपने देख लिया कि जो आपकी नेचर है उसको आपने ऑब्जर्व कर लिया तो ऑब्जर्व करने के बाद जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि नेचर की मैथमेटिकल मॉडलिंग कर दी जाएगी। जब मैथमेटिकल मॉडलिंग भी हो जाए तो उसके बाद आज के दौर में जो फिजिसिस्ट होते हैं उनका जो लास्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि मैथमेटिकल मॉडलिंग हो गई, नाउ इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होनी चाहिए। तो जो बात का कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन का मतलब नतीजा निकलता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि एक्सपेरिमेंटली आपकी जो ऑब्जर्वेशन है या मैथमेटिकल मॉडलिंग है वो वेरीफाई हो भी रही है कि नहीं हो रही है। तो बेसिकली फिजिक्स का ताल्लुक नेचर के साथ तो है, लेकिन नेचर के साथ मैंने आपको क्या बताया कि फिजिक्स डील करती है, पहले नेचर को ऑब्जर्व करती है, वंस ऑब्जर्वेशन हो जाए तो उसको मैथमेटिकल मॉडल करती है, यानी इस ऑब्जर्वेशन के पीछे कौन से लॉज हैं और अगर लॉज हैं तो उनके क्या फॉर्मूले हैं। और जब ये भी हो जाता है तो उसके बाद फिर अगला काम ये होता है कि फिजिक्स इसको एक्सपेरिमेंटली क्या करती है, वेरीफाई करने की कोशिश करती है। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक करती है कि जो मेरा कंक्लूजन है, जो मेरा रिजल्ट है वो क्या निकलेगा। नाउ हमने फिजिक्स के बारे में बात कर ली। अब अगला टॉपिक हमारा जो है बड़ा डिटेल्ड टॉपिक है वो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में है। अच्छा, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं आपको फिजिक्स की एक डेफिनेशन और बताऊंगा, तो चलिए मैं फिजिक्स की आपको एक डेफिनेशन और बता देता हूं। आपने आइंस्टाइन की बड़ी मशहूर इक्वेशन पढ़ी है E=mc²। इस इक्वेशन के अंदर फिजिक्स की एक और डेफिनेशन छुपी हुई है। आप देख सकते हैं कि मास और एनर्जी आपस में क्या हो रहे हैं इस इक्वेशन के मुताबिक कन्वर्ट। E बेटा एनर्जी को शो कर रहा है और m जो है ना वो मास है। तो इक्वेशन क्लियरली बता रही है कि मास और एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, यानी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी इनका आपस में इंटरेक्शन है। तो फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो मास और मैटर यानी कह लें और एनर्जी का आपस में इंटरेक्शन के साथ क्या करती है, डील करती है। ये फिजिक्स की एक डेफिनेशन और हो गई। अब हम मूव करते हैं फिजिक्स की ब्रांचेस के ऊपर और हम कोशिश करेंगे कि आज
आधी ब्रांचेस को कवर कर लें इस लेक्चर में, बाकी जो फिर आधी ब्रांचेस होगी वो इंशाल्लाह ताला हम अगली लेक्चर के अंदर उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहली जो हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच है वो कौन सी ब्रांच है, वो है मैकेनिक्स। देखो मैकेनिक्स का क्लियर जो ताल्लुक जुड़ता है वो किस चीज के साथ जुड़ता है, आप बोलते हैं ना गाड़ी का भी मैकेनिक होता है, तो मैकेनिक्स का जो ताल्लुक है ना वो बेसिकली मूवमेंट के साथ है। किसके साथ है, मूवमेंट या मोशन के साथ है। और मोशन का बड़ा गहरा ताल्लुक ग्रेविटेशन के साथ है। दो चीजें हो गई, मैकेनिक्स का ताल्लुक मोशन के साथ हो गया और मोशन का बड़ा गहरा ताल्लुक किसके साथ है, ग्रेविटेशन के साथ ताल्लुक है। अब आप बोलेंगे क्या वाकई में ऐसा है, ग्रेविटेशन का मोशन से ताल्लुक कैसे हो गया, तो सोचने वाली बात है कि अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, अर्थ का मोशन सूरज के गिर्द है, तो मोशन भी आ गया इसके अंदर। और अर्थ का मोशन सूरज के गिर्द क्यों है, क्योंकि सूरज अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सूरज और अर्थ के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है, कशिश सकल मौजूद है। इस कायनात में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जितने भी मासेस हैं वो सारे मासेस एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। इस फिनोमिना को आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन कहा जाता है। तो ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसका बेटा बड़ा गहरा ताल्लुक है किस चीज के साथ, मूवमेंट के साथ। तो मैकेनिक्स बेसिकली मोशन और ग्रेविटेशन के साथ डील करती है। नेक्स्ट ब्रांच पर आ जाते हैं और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जो थर्मोडायनेमिक्स है ये असल में दो वर्ड्स का मजमुआ है, इसमें थर्म है और दूसरा जो वर्ड है दैट इज डायनेमिक्स। दो चीजें, थर्म और डायनेमिक्स। अब ये दो चीजें क्या हैं इनको भी मैं समझा देता हूं। थर्म बेसिकली हीट को कहा जाता है और डायनेमिक्स जो है ये किसको कहते हैं, ये पावर को कहा जाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली फिजिक्स की वो ब्रांच है जो हीट एनर्जी और पावर या पावर का ताल्लुक तुम लोगों को पता होगा वर्क के साथ भी होता है। हम कहते हैं इंजन में बड़ी पावर है, तो भाई इंजन वर्क भी तो कर रहा है ना, वर्क का मतलब हमको यूजफुल एनर्जी या यूजफुल आउटपुट दे रहा है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम हीट एनर्जी को यूजफुल वर्क के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन है और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूं तो थर्मोडायनेमिक्स की सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपकी गाड़ी का इंजन है। गाड़ी का जो इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है, गाड़ी के इंजन को क्या कहते हैं, इंटरनल, क्योंकि वो अंदर लगा हुआ होता है। कंबस्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें पेट्रोल या सीएनजी या एलपीजी जलती है और इंजन इसलिए कि वो काम करता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम गाड़ी के इंजन पर नजर डालें तो गाड़ी का इंजन थर्मोडायनेमिक्स की सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। वाई सो, बिकॉज गाड़ी का इंजन हीट एनर्जी लेगा, फ्यूल जलेगी, हीट एनर्जी पैदा होगी, हीट एनर्जी पैदा होने के बाद वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स, यानी हीट एनर्जी और वर्क का आपस में ताल्लुक, या हीट एनर्जी और मैकेनिकल वर्क का आपस में ताल्लुक, या हीट एनर्जी और मैकेनिकल पावर का आपस में ताल्लुक। ये थर्मोडायनेमिक्स हो गई। नेक्स्ट ब्रांच पर चलते हैं। अगली ब्रांच जो हमारे पास है ये एस्ट्रोफिजिक्स है और बहुत सारों को नाम से ही समझ में आ रहा होगा। ये जो वर्ड एस्ट्रो है बेटा ये बेसिकली किससे निकला है, एस्ट्रोनॉमी से। और एस्ट्रोनॉमी जो है वो आप जानते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी होती है। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, आप कोई अगर आपसे पूछे कि भाई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं तो आप वन लाइन में उसको आंसर ये दे सकते हैं कि भाई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स उन ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है जो ऑब्जेक्ट्स आपके हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं। हेवनली ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये हुआ कि सन हो गया, स्टार हो गया, मून हो गया, डिफरेंट प्लैनेट्स हो गए, ये बेटा सारे आपके क्या हैं, हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जब आप गैलेक्सीज की स्टडी कर रहे होते हैं, मून स्टार्स की स्टडी कर रहे होते हैं, दीगर प्लैनेट्स की स्टडी कर रहे होते हैं, सोलर सिस्टम को स्टडी करते हैं, तो आप जनरली क्या पढ़ रहे होते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ रहे होते हैं। ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम किसके बारे में हमें बात करनी है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करनी है। देखो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी का क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी बेटा दो तरीके से होती है। पहली बात तो कि क्या आपको चार्ज की डेफिनेशन मालूम है। चले अभी हम चार्ज की डेफिनेशन पे तो नहीं जा रहे, सच बात मैं आपको बताऊं तो चार्ज की साइंस में कोई डेफिनेशन है ही नहीं। इसको हम बाद में कभी इंशाल्लाह ताला डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक जो है वो चार्ज के ऊपर नहीं है तो हम उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे। सिर्फ इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी
बेटा फिजिक्स की वो ब्रांच है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बात करती है। इलेक्ट्रिक चार्जेस दो तरह के होते हैं, ये सभी को पता है। एक पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। पॉजिटिव चार्जेस जैसे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। या आपके पास कैटाइंस होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं और एनाइंस होते हैं जो आपके पास क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। या आपके पास कैथोड होता है जो नॉर्मली नेगेटिव होता है और एनोड होता है जो आपके पास पॉजिटिव होता है। तो जब चार्जेस की बेटा तुम स्टडी करने लग जाओगे ना तो इसका मतलब है तुम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो। आपकी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है और ठीक है वो बात कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, पर इलेक्ट्रिसिटी भी दो टाइप की है। एक कहलाती है बेटा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यहीं पर मैं लिख देता हूं, एक कहलाती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी कहलाती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इन दोनों जुमलों का क्या मतलब है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन में तो ये दोनों ही आ जाएंगे, स्टैटिक भी आ जाएगा और करंट भी आ जाएगा। अगर कोई तुमसे बोलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की स्टडी है तो उसमें स्टैटिक चार्ज और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या फर्क है, तो आपने बोलना है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज रुका हुआ होता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चार्ज ट्रेवल कर रहा होता है। यहाँ तक बात क्लियर है कोई आपको? अब हम आ जाते हैं अपनी अगली डेफिनेशन के ऊपर और हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो क्या है, ऑप्टिक्स की डेफिनेशन हमको चाहिए। ये जो वर्ड ऑप्टिक्स है बेसिकली इसके मायने लाइट के होते हैं। क्या मायने होते हैं? लाइट की स्टडी को ऑप्टिक्स कहा जाता है। अब लाइट कैसे पैदा हो रही है, लाइट किस तरह से ट्रेवल करती है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें आप ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन सिर्फ ये नहीं पढ़ते आपके लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, लाइट कैसे पैदा हुई, लाइट कैसे ट्रेवल करके चली गई एक जगह से दूसरी जगह, बल्कि ऑप्टिक्स के अंदर आप ये भी पढ़ते हैं कि वो कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लाइट की फील्ड में या रोशनी की फील्ड में हमें काम देते हैं। आप उन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से कुछ के नाम मैं आपके सामने भी रख देता हूं। जैसे टेलीस्कोप हो गया बेटा, टेली कहते हैं दूर को, स्कोप कहते हैं विजन देखने को, तो टेलीस्कोप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिक्स में आएगा। माइक्रोस्कोप, माइक्रो छोटी चीजों का आ जाता है, स्कोप विजन को कहते हैं। तो माइक्रोस्कोप के अंदर आप छोटी चीजों के विजन के बारे में या छोटी चीजों को देख रहे होते हैं। इसके अलावा पेरिस्कोप हो गया, तो बहुत सारी चीजें। इवन एक स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप वैसे एटम्स के स्पेक्ट्रम को देखने के लिए यूज होता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी चीज है जो ऑप्टिक्स में भी बेटा आ जाती है और एटॉमिक फिजिक्स के अंदर भी आ जाती है, दोनों जगह आ जाती है। क्योंकि बेसिकली हैं तो सारी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स ना, इनका एक दूसरे से बड़ा गहरा ताल्लुक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास कौन सी टाइप है, नेक्स्ट हमारे पास सॉरी जो ब्रांच है फिजिक्स की वो साउंड वेव्स है। अब साउंड क्या है, आप बोलेंगे आवाज को साउंड कहा जाता है, लेकिन साउंड की कोई प्रॉपर डेफिनेशन भी तो होनी चाहिए ना। वैसे आप जब मैट्रिक फिजिक्स में जाएंगे तो वहां पर आप साउंड से रिलेटेड पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बस इतना बता देता हूं कि अगर कोई आपसे साउंड की डेफिनेशन पूछे तो आप ये कह सकते हैं कि भाई साउंड फिजिक्स, या आप यूं कह देंगे साउंड एक ऐसी वेव है, साउंड एक ऐसी लहर, एक ऐसी वेव है जो कि हमारे ऑडिटरी सिस्टम यानी सुनने के निजाम में सेंसेशन, एहसास पैदा करती है। अभी मेरी आवाज जो है ये साउंड वेव है, ये आपके कानों के अंदर सेंसेशन यानी एहसास पैदा कर रही है। तो भाई कोई भी, क्योंकि हर वेव बेटा आप सुन नहीं सकते। साउंड के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। इंफ्रासाउंड है, इंफ्रासाउंड आप थोड़ी सुन सकते हैं। अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड भी आप नहीं सुन सकते, आप सिर्फ ऑडिबल साउंड सुन सकते हैं। तो साउंड की जो फील्ड है या साउंड की जो ब्रांच है फिजिक्स की, वो वैसे हर तरह के साउंड वेव्स के साथ डील करती है, चाहे वो इंसान सुन सके या ना सुन सके। अब इंसान क्या सुन सकता है, तो मैं बस अभी के लिए इतना बता दूं आपको कि आप सिर्फ उन साउंड वेव्स को सुन सकते हो जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हैं। ना आप 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हो, ना 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हो। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट है और ये भी आप मैट्रिक फिजिक्स में पढ़ेंगे। फिलहाल आपसे कोई भी साउंड की डेफिनेशन के बारे में पूछेगा या साउंड ब्रांच ऑफ फिजिक्स को डिफाइन करने गएगा तो आपने बोलना है कि साउंड जो है वो फिजिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है उन वेव्स के साथ जो कि इंसान की ऑडिटरी सिस्टम में, इंसान के सुनने के निजाम में क्या पैदा करती है, एहसास पैदा करती है, सेंसेशन पैदा करती है। ऑब्वियसली साउंड की ब्रांच के अंदर आप साउंड की प्रॉपर्टीज, साउंड की प्रोडक्शन, साउंड का मूव करना यानी प्रोपेगेट करना, इन सब चीजों के बारे में पढ़ोगे। सही हो गई ये बात? तो ये वाली ब्रांच भी हो गई हमारी क्लियर।
अच्छा जनाब, अब हमारे पास कुछ ही ब्रांचेस रह गई हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं इन ब्रांचेस को भी इसी लेक्चर में कवर कर लेता हूं। तो ये होगा कि हमारा पूरा एक टॉपिक क्या हो जाएगा, एक ही लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं फिर किसकी, एटॉमिक फिजिक्स के बारे में। तो भाई एटॉमिक फिजिक्स क्या चीज है? एटॉमिक फिजिक्स हम सब पहले एटम के बारे में बात कर लेते हैं। एक बात बताओ, मैटर किससे मिलकर बना है? तो जवाब है मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिन पार्टिकल्स को ग्रीक समझा करते थे कि वो डिवाइड मजीद नहीं हो सकते। तभी ग्रीक्स का एक बेवकूफाना कॉन्सेप्ट था कि वो एटम्स को एटमॉस भी कहा करते थे। क्या कहा करते थे? एटमॉस। ग्रीक लैंग्वेज में एटमॉस के मायने होते हैं इनडिविजिबल, जिसको तोड़ा ना जा सके। एटमॉस के क्या मायने होते हैं ग्रीक लैंग्वेज में? इनडिविजिबल, जिसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। तो एटॉमिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जो मैटर में मौजूद एटम्स के साथ क्या करती है? डील करती है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है? अब अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि एटम्स के बारे में क्या डील करती है। तो भाई एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा है, एटम की प्रॉपर्टीज क्या है, एटम की कंपोजिशन क्या है, इन चीजों को जो है वो आप एटॉमिक फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे होंगे। एटम का स्ट्रक्चर, एटम कैसा है, उसकी कंपोजिशन किन चीजों से मिलकर बना है, और एटम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये आप एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब इसकी ही एक सब ब्रांच है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मैं सिर्फ इतना बता दूं। अच्छा, मैं आपके सामने एक एग्जांपल भी रख देता हूं एटॉमिक फिजिक्स की, ताकि जब मैं आपको न्यूक्लियर फिजिक्स की एग्जांपल दूंगा तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इन दोनों में क्या फर्क है, कि बुक ने इनको दो अलग डेफिनेशंस की सूरत में डिस्कस किया है। देखो एटॉमिक फिजिक्स की अगर मैं तुम लोगों को एग्जांपल दूंगा तो एटॉमिक फिजिक्स की एग्जांपल में मैं ये कह सकता हूं कि एटॉमिक फिजिक्स की एप्लीकेशन ये है कि आप ऐसा समझ लें इसको जैसे एटॉमिक क्लॉक है। अब आप बोलेंगे सर एटॉमिक क्लॉक क्या होती है? हमारी जो सैटेलाइट्स अर्थ के गिर्द घूमती हैं, या हमारे स्मार्टफोन्स और इंटरनेट का जो निजाम चल रहा है, इसमें आप देखते हैं आप कभी भी अपने स्मार्टफोन का टाइम सेट नहीं करते। सवाल ये पैदा हुआ कि हम अपने स्मार्टफोन का टाइम क्यों नहीं सेट करते? तो कहते हैं इंटरनेट से कनेक्ट करके अपने आप को खुद ही टाइम उठा लेता है। तो इंटरनेट के बाद इतना एक्यूरेट टाइम कहां से आया? इंटरनेट के बाद इतना एक्यूरेट टाइम आया एटॉमिक क्लॉक की मदद से। एटॉमिक क्लॉक वो क्लॉक है जो दुनिया में इस वक्त सबसे एक्यूरेट क्लॉक मानी जाती है। बहुत सारी जगहों पे ये बात लिखी हुई मिलती है कि 300 मिलियन ईयर्स भी अगर गुजर जाएं, कहीं पर 3 मिलियन ईयर्स है, कहीं पर 300 मिलियन ईयर्स है, बहरहाल बड़ा लंबा टाइम है मिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर। मिलियंस ऑफ ईयर्स में भी एटॉमिक क्लॉक के अंदर मुश्किल से 1 सेकंड का एरर आता है, वरना नॉर्मल जो क्लॉक्स होती है वो कुछ अरसे के बाद अपना टाइम खराब कर लेती हैं। तो एटॉमिक फिजिक्स की एक एप्लीकेशन मैंने तुम लोगों को क्या बताई? एटॉमिक क्लॉक। एक और एप्लीकेशन बता देता हूं, नाम ले लेता हूं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या नाम लिया मैंने बताओ? स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक ऐसी ब्रांच है स्पेक्ट्रोस्कोपी, या एक ऐसी फील्ड है स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसका ताल्लुक एटॉमिक फिजिक्स के साथ भी है, और इसका ताल्लुक जो है वो अभी मैंने बताया था ऑप्टिक्स के साथ भी जाकर जुड़ता है, दोनों के साथ जुड़ता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आप एटम से निकलने वाली लाइट वेव्स के बारे में या एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। जरूरी नहीं कि लाइट वेव ही इमिट हो, इंफ्रारेड भी हो सकती है, अल्ट्रावायलेट भी हो सकती है, पर बहरहाल एनर्जी बाहर आती है एटम से, तो आप उसको स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की। तो देखो तुम लोगों ने सारी जिंदगी ये बात पढ़ी होगी कि हमारे पास एक एटम होता है, एटम के सेंटर पे क्या होता है बताओगे जल्दी से? न्यूक्लियस। ये हमने केमिस्ट्री के लेक्चर में भी पढ़ा है। अगर आपने केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट ट्राई नहीं करी है तो उसको भी ट्राई करें, वहां पर आपको मैटर से रिलेटेड बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी कि मैटर की स्टेट्स खाली सॉलिड लिक्विड गैस नहीं होती, बल्कि मैंने उसमें बहुत सारी स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस किया है 9 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर 1 में आप देखेंगे तो वहां बहुत आपको फायदा होगा। बहरहाल है, तो एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। यहाँ पर दो ही पार्टिकल्स पाए जाते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन, और बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो जब आप एटम के सेंट्रल पार्ट के बारे में स्टडी करने लग जाते हैं, एटम के सेंट्रल पार्ट के बारे में, पूरे एटम के बारे में नहीं, तो बहरहाल आप क्या पढ़ रहे होते हैं? आप न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में अब एटम के बारे में, एटम के न्यूक्लियस के बारे में क्या पढ़ें? तो भाई याद रखो
कि मैं वही बात फिर आपको कहूंगा कि आप केमिस्ट्री की ब्रांचेस वाला लेक्चर भी जरूर देखिए, वो लेक्चर नंबर 2 है 9 केमिस्ट्री प्लेलिस्ट का। उसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री को हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है और न्यूक्लियर केमिस्ट्री और तकरीबन न्यूक्लियर फिजिक्स सेम ही चीजें हैं, तकरीबन सेम चीजें। तो न्यूक्लियस बेटा दो तरह के बेसिकली होते हैं, एक होता है स्टेबल न्यूक्लियस जो हमेशा कायम रहता है और एक होता है अनस्टेबल न्यूक्लियस। जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है ना उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो फेवरेबल नहीं रहता और उसके बाद वो न्यूक्लियस ना टूट जाता है और जब टूटता है ना तो उसमें से नहीं नजर आने वाली कुछ रेडिएशंस बाहर आती हैं जिनको अल्फा बीटा गैमा रेडिएशंस कहा जाता है। अब आप बोलेंगे इन रेडिएशंस का हम क्या करें? इन रेडिएशन का आप ये करें कि इन रेडिएशन से आप कैंसर की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थायराइड ग्लैंड्स के जिन लोगों को प्रॉब्लम हो जाते हैं उनको रेडियो एक्टिविटी वाला आइसोटॉप आयोडीन का दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये मेडिकल फील्ड के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स का बहुत बड़ा किरदार है क्योंकि वो न्यूक्लियस जो टूट जाता है उससे निकलने वाली रेडिएशन से आप कैंसर के ट्यूमर्स को मार सकते हैं। मैंने केमिस्ट्री के लेक्चर्स में भी बताया था कि जिना हॉस्पिटल के अंदर आपके पास साइबर नाइफ है, गैमा नाइफ है जो कि ईडी फाउंडेशन ने मेरे ख्याल में खरीद कर दी थी जहां मुझे याद आ रहा है। तो वो बड़ा पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ट्यूमर सेल्स को किल करती है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स न्यूक्लियस से ताल्लुक रखती है, एटॉमिक फिजिक्स पूरे एटम के साथ ताल्लुक रखती है। नेक्स्ट हमारे पास सब कुछ ही रह गई है, इनको भी मुकम्मल कर ही लेते हैं इंशाल्लाह ताला, सही है ना। जियोफिजिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटा जियोफिजिक्स जो है ना ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो अर्थ के स्ट्रक्चर के साथ डील करती है। हमारी अर्थ अल्लाह ताला ने हमें दी है, अर्थ की अगर हम सरफेस को खोदना शुरू करें तो अर्थ की जो क्रस्ट है ना उसकी बहुत सारी लेयर्स हैं। शुरू में तो बड़ी सॉफ्ट सी लेयर आती है, मिट्टी निकलती रहती है, उसके बाद बहुत सॉलिड किस्म की चट्टानें आ जाती हैं और ज्यादा खोदोगे तो नीचे जाओगे हाइड्रोस्फीयर भी आएगा, मेंटल लावा भी आ जाएगा और बिल्कुल अर्थ के सेंटर पे जाओगे तो वहां पर आयरन की कोर आ जाएगी। तो जब हम अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं ना तो ये क्या कहलाती है बेटा? जियोफिजिक्स कहलाती है। तुम लोग बोलोगे अर्थ के स्ट्रक्चर को पढ़ने से हमें क्या फायदा होगा? भाई रशिया वगैरह में ना जमीन में ड्रिलिंग करके उसकी गर्मी से, जमीन के अंदर बड़ी गर्मी है तो जमीन की गर्मी से वो लोग क्या करते हैं अपने पाइपलाइंस को जो कि पानी घरों में पहुंचानी होती है उनमें हीट गर्म पानी ट्रेवल करवाते हैं। यानी क्या करते हैं पानी की लाइन को जमीन के अंदर उतार देते हैं, गहराई में लेकर जाते हैं, खुद ही वो पानी गर्म हो जाता है जमीन की गर्मी की वजह से और फिर वही पानी वहां से बाहर निकालकर घरों में सप्लाई कर दिया जाता है। क्योंकि रशिया में बहुत ज्यादा ठंडक पड़ती है, ये बात हम जानते हैं। रूस की बात कर रहा हूँ, रशिया की बात कर रहा हूँ जो नॉर्थ पोल के पास है। तो भाई आप जियोफिजिक्स को हल्का मत लें, तभी तो जियोलॉजी एक पूरा डिपार्टमेंट होता है कहां पर? यूनिवर्सिटीज के अंदर, ठीक है ना। तो जियोफिजिक्स का ताल्लुक जमीन के स्ट्रक्चर के साथ है। नेक्स्ट पढ़ो, तुम्हारे पास क्या है? प्लाज्मा फिजिक्स। अब अगर आपने वही बात फिर मैं करूंगा कि 9 केमिस्ट्री का लेक्चर मेरा अटेंड किया है ना, अगर नहीं करा तो भाई मैं फिर आपको बोलूंगा कि आप लेक्चर को अटेंड कर लें। उसमें मैंने आपको एक ब्रांच पढ़ाई है, सॉरी एक स्टेट पढ़ाई है मैटर की। स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर जैसे आप सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ते हो इसी तरह एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसको कहते हैं प्लाज्मा। ये हाईली आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ मैटर कहलाती है। क्या कहलाती है? हाईली आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ मैटर है। क्या बेसिकली प्लाज्मा? थोड़ा सा मैं आपको वो समझा देता हूं। देखिए हम ये जानते हैं कि सॉलिड को गर्म करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? लिक्विड। लिक्विड को गर्म करेंगे बेटा तो क्या बन जाएगा? गैस। गैस को गर्म करेंगे तो फिर क्या होगा? बहुत ज्यादा गैस को गर्म करेंगे, हजारों डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो फिर गैस आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। ये हाईली आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ मैटर होता है। इसमें होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और बाहर कौन घूम रहे होते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन। तो जब आप गैस के एटम को हीट देते हैं ना तो गैस का एटम बोलता है अब इससे ज्यादा मैं क्या, क्योंकि सॉलिड में तो दोनों एटम एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, लिक्विड में दूर हो जाते हैं, गैस में मैक्सिमम सेपरेशन तक आ चुके होते हैं एटम। तो फिर एटम से कहते हैं कि अब तुम मुझे मजीद गर्म करे आ रहे हो तो भाई अब मेरी क्या जान लोगे, मैं क्या करूंगा? तो फिर होता ये है ना कि आप फिर भी एटम को अगर गर्म करते हैं ना तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एटम से ही बाहर निकल जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाएगा तो खुद ही सोचो कि क्या होगा। एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकलकर बेटा चला गया ना तो पीछे पॉजिटिव चार्ज वाला
आपका न्यूक्लियस रह जाएगा और नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। क्यों ऐसा है? न्यूक्लियस में दो पार्टिकल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता। तो अगर, और इलेक्ट्रॉन पे बेटा कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर तुम लोग क्या कर रहे हो, अगर तुम लोग बहुत ज्यादा गैस के एटम्स को क्या करोगे, हीट करोगे, तो फिर ये एटम फट जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और पीछे जो है वो न्यूक्लियस रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज वाला। इसीलिए ना प्लाज्मा वो मटेरियल है जो स्टार्स पर पाया जाता है, और इसको ब्लड में पाए जाने वाले प्लाज्मा से कंफ्यूज मत करना। ब्लड में भी प्लाज्मा होता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक हो गई ये बात? तो स्टार्स पर सारा मटेरियल किस फॉर्म में है? प्लाज्मा की फॉर्म में। क्यों है? क्योंकि स्टार्स पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो ये प्लाज्मा फिजिक्स है जो हाईली आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड का मतलब चार्ज वाले मैटर की फॉर्म से डिस्कस डील करती है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा किसके ऊपर? पार्टिकल फिजिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पार्टिकल की डेफिनेशन आज मैं आपको बता रहा हूं और आपने इसको हमेशा याद रखनी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर पार्टिकल के मायने एक ऐसी बॉडी होती है या एक ऐसी एंटिटी होती है जो एटम से भी छोटी हो साइज में। ये पार्टिकल नहीं है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है क्योंकि एटम से छोटा है, प्रोटॉन पार्टिकल है क्योंकि वो एटम से छोटा है, न्यूट्रॉन पार्टिकल है क्योंकि वो एटम से छोटा है। तो जब तुम एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे चले जाओ, सब एटॉमिक का मतलब एटम से भी छोटे लेवल पर चले जाओ और फिर इतने छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल के पार्टिकल्स को स्टडी करने लग जाओ, तो बेसिकली समझ जाना कि तुम कौन सी ब्रांच फिजिक्स की पढ़ रहे हो, तो पार्टिकल फिजिक्स को पढ़ रहे हो। क्या तो बात आपको समझ में आ गई? तो पार्टिकल फिजिक्स का ताल्लुक किस चीज के साथ है? बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक सब एटॉमिक लेवल के पार्टिकल्स की स्टडी के साथ। और उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारी मूवमेंट और उनकी मूवमेंट में बहुत फर्क है। पार्टिकल के लेवल पर जब आप आ जाते हैं ना, तो ये क्वांटम लेवल भी कहलाता है। केमिस्ट्री के लेक्चर में मैंने क्वांटम केमिस्ट्री में ये बात बताई भी है। क्वांटम लेवल के ऊपर फिजिक्स के लॉज बहुत मुख्तलिफ होते हैं एज कंपेयर टू बॉडी के लेवल पर। हम लोग बॉडीज हैं, हम लोग पार्टिकल नहीं है, हम लोग बड़े हैं साइज में। अब मैं इसके और ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा कि वेव प्रॉपर्टी आ जाती है पार्टिकल्स के अंदर, इसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। आप अभी छोटे हैं, 9th क्लास के अंदर है, इंशाल्लाह सेकंड ईयर वगैरह तक भी जाएंगे तो फिर वहां पर, बल्कि 9 में भी थोड़ा सा फ्लेवर लेंगे इसका, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। तो अभी कीप इट सिंपल, सिंपल सी बात बस क्या है कि एटम से छोटे लेवल के पार्टिकल्स को जब ट्रीट करोगे, डील करोगे, तो फिर तुम क्या पढ़ रहे होगे? पार्टिकल फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे होगे। नाउ कमिंग टू क्या, अल्हम्दुलिल्लाह दो ही ब्रांचेस तो हमारी रह गई हैं। अब बायोफिजिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्लियर? अपने नाम से जाए, आपने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का नाम जरूर सुना होगा, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी नाम सुना होगा, बल्कि पेशेंट्स को आपने देखा भी होगा कि स्टेथोस्कोप से आप दिल की धड़कन नोट करते हैं, सुनते हैं। इसके अलावा एमआरआई मशीन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसको कहा जाता है, सीटी स्कैन, ब्लड प्रेशर की मशीन, शुगर की मशीन, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, ये सारा क्या है? ये कोई डॉक्टर्स ने थोड़ी बनाया है। डॉक्टर्स ने गाइड जरूर करा है, लेकिन डॉक्टर्स ने बनाया नहीं है। उनकी इनपुट जरूर है, इसमें कंट्रीब्यूशन बिल्कुल है। बनाया इसको किसने? फिजिसिस्ट ने और इंजीनियर्स ने। तो बायोफिजिक्स का ताल्लुक फिजिक्स की उस एप्लीकेशन के साथ है। एप्लीकेशन कहते हैं यूज या इस्तेमाल को। फिजिक्स का अगर आप इस्तेमाल बायो मेडिकल फील्ड में करना शुरू हो जाएं, लाइफ की फील्ड में करना शुरू हो जाएं, ठीक है ना, तो इसका मतलब है आप फिजिक्स को बायोलॉजी के लिए ट्रीट कर रहे हैं, बायोलॉजी के लिए यूज कर रहे हैं, या बायोमेडिकल साइंसेस के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये फिजिक्स की जो ब्रांच होगी ये बायोफिजिक्स कहलाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के बारे में एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। ऑब्वियसली आप सब मैग्नेटिज्म के बारे में तो ज़्यादातर बच्चे जानते ही हैं। मैग्नेटिज्म का ताल्लुक मैग्नेट से है। मैग्नेट के बारे में स्टोरी मैं आपको बताता चलूँ। ये वैसे एक स्टोरी है, इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर बात करी जा सकती है कि सच है कि नहीं है, ऑथेंटिक है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक स्टोरी बयान करी जाती है कि 5000 BC यानी कि आज से तकरीबन 7000 साल पहले ग्रीस वगैरह के अंदर एक लकड़हारा था, वुड कटर, जिसका नाम था मैग्नस, MAGNUS। तो मैग्नस साहब जो है वो पहाड़ी के ऊपर गए और वहाँ पर उन्होंने जो है ना वो अपनी जो क्या नाम है एक्स थी, कुल्हाड़ी थी, उसको जो है वो किसके ऊपर रखा? एक चट्टान के ऊपर रखा। तो उसके बाद जब उन्होंने थोड़ी देर बाद उसको उठाने की कोशिश करी तो वो नहीं उठा सके। तो ये फर्स्ट एवर डिस्कवरी थी किसकी? मैग्नेटिज्म की। बेसिकली मैग्नेटिज्म के अंदर
आप उन मैटर की फॉर्म्स के बारे में या ऐसे मैटर के बारे में बात करते हैं जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब वो मैग्नेट की तरफ खींचता है, अट्रैक्ट होता है, रिपेल होता है, कुछ भी हो रहा हो। अगर कोई चीज मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है वो पैरामैग्नेटिक कहलाती है, और अगर कोई मैग्नेट से रिपेल हो रही होती है ना तो वो डायामैग्नेटिक कहलाती है। बहरहाल इन डिटेल को अगर कहीं भी दिमाग में याद रह रहा तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने मैग्नेटिज्म के बारे में सिर्फ इतना याद रखना है कि मैग्नेटिज्म वो ब्रांच है फिजिक्स की जो कि मैटर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के साथ डील करती है, यानी आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, ये सारी वो चीजें हैं ना बेटा जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो जब आप इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने लग जाते हैं तो दरअसल आप क्या पढ़ रहे होते हैं, मैग्नेटिज्म पढ़ रहे होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये तमाम फिजिक्स की ब्रांचेस और फिजिक्स की डेफिनेशन आज के लेक्चर के बाद क्लियर हो गई होगी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके आगे मजीद काम करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।